सभी छात्र छात्राओं और साथियों, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इससे संबंधित परिभाषाएं और जो भूचुंबकीय अवयव हैं, यानी पृथ्वी के चुंबकत्व के जो 3 अवयव हैं, उनको समझाऊंगा। सबसे पहले हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आरंभ करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो इस प्रकार का व्यवहार करती है कि इसके अंदर कोई शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ हो। वो चुंबक ऐसा है कि उसका जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध में, और जो उसका दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो। ऐसा व्यवहार ये करती है। तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। आप ये मत समझे कि वहाँ कोई लोहे का या निकेल का, कोबाल्ट का चुंबक बना हुआ रखा है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न चुंबकीय पदार्थ पृथ्वी के अंदर जो करोड़ के रूप में भरे हुए हैं, पृथ्वी के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा तापमान है और उसमें बहुत से पदार्थ पिघली हुई अवस्था में हैं। तो उनमें से लोह चुंबकीय पदार्थ भी होंगे। तो उनके कारण ही ये जो पृथ्वी का व्यवहार है वो चुंबक जैसा है। तो उसे हम व्यवहार में कैसा देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम सुई है, चुंबकीय सुई अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरी बात, जो पृथ्वी में अगर कुछ समय के लिए आप लोहे के टुकड़े को गाड़ देते हैं तो वो चुंबक बन जाता है, उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। और तीसरे, उदासीन बिंदुओं का मिलना। जब हम किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो उन बल रेखाओं को खींचते समय हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो उदासीन बिंदुओं का मिलना भी ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक गोलाकार आकृति है और आप इसे पृथ्वी ही मान लीजिए। मैं यहाँ थ्योरेटिकल भी आपको समझाऊंगा। ये पृथ्वी है, जो मैंने आपको भी बताया था कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसा व्यवहार करती है कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक रखा हुआ है। इस प्रकार से ये पृथ्वी है और ये इसकी जो है अक्ष है। भौगोलिक अक्ष, जिसे घूर्णन अक्ष भी बोलते हैं। इसके अलोंग जो है ये पृथ्वी घूमती है। तो ये भौगोलिक अक्ष है। तो ये जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है, इसका जो दक्षिणी सिरा है वो इधर होगा और उत्तरी सिरा इधर होगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से आधा जो ऊपर का गोला है पृथ्वी का, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्योंकि अगर हम इधर उत्तर मान लें N और इधर साउथ S मान लें, तो ऐसी स्थिति में ये जो पृथ्वी का चुंबक है, जो हमने मान लिया है क्योंकि इसका व्यवहार चुंबक जैसा है, तो इसका जो
ये ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम कोई चुंबकीय सुई आप ले लीजिए और चुंबकीय सुई को आप छोड़ दीजिए, कहीं भी आप इधर उधर ले जाकर उसे जब छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो तुरंत इस प्रकार से रुक जाती है। ये ऐसे ही उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस पेंसिल के नोक को उत्तरी ध्रुव मान लूँ और इधर ये जो है दक्षिणी ध्रुव मान लूँ, तो ये एक चुंबक है। हमने यहाँ दिखा हुआ है कि ये पृथ्वी के चुंबक का जो दक्षिणी सिरा है वो ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है, और जो उत्तरी सिरा है इसका वो दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर है। तो ऐसा ये अगर उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, तो जैसे ही आप चुंबक को किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो इस प्रकार से घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? क्योंकि ये जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है ये इधर है, उत्तर की तरफ है। तो जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है ये इससे आकर्षित होगा और इस प्रकार से ये आकर के ठहर जाएगा, रुक जाएगा। आप इसे कहीं भी कर दें तो ये इसी प्रकार से आकर ठहर जाएगा। आप इधर करोगे तो ये फिर इस प्रकार से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर चूंकि विपरीत ध्रुवों में चुंबक के आकर्षण होता है, तो इस कारण से ये चुंबक का या दिक्सूची का जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से आकर्षित होकर इस प्रकार घूमकर रुक जाता है उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव हैं। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। जो भौगोलिक अक्ष है ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है। अगर मैं इसे चुंबकीय सुई मान लूँ जिसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये, तो अब आप इस पृथ्वी का पूरा एक चक्कर आप इससे लगाएं और ये ऐसी हो जो ये स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर दिशा में इस प्रकार से घूम सके। ये तो जब आप इसका एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दो स्थान तो ऐसे आएंगे जहाँ ये पृथ्वी की जो सतह है उसके समांतर रहती है, इस प्रकार से रहती है। पूरे चक्कर में दो स्थान ऐसे आएंगे, एक तो ये ऊपर है आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ठीक इसके नीचे होगा जब हम पूरा चक्कर काटेंगे, और दो ही स्थान ऐसे आएंगे जिनमें ये जो चुंबकीय सुई है ये पृथ्वी की सतह के इस प्रकार से ये लंबवत हो जाएगी। ऐसे आप समझें कि ऐसे चलेंगे ना जैसे ही आप, तो ऐसे चलने से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये इस प्रकार से चुंबकीय सुई थोड़ा ध्रुवों की ओर झुकती चली जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ ध्रुवों पर पहुँच करके ये इस प्रकार से लंबवत हो जाएगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर इस प्रकार से ये यहाँ थोड़ा थोड़ा फिर कोण से झुकती चली जाएगी और फिर यहाँ पीछे यहाँ आकर के ये फिर समांतर हो जाएगी और फिर इस प्रकार से ये आती हुई फिर पूरे एक चक्कर में यहाँ ठीक इसके सामने जो ध्रुव है उस पर फिर ये लंबवत हो जाएगी। यानी पूरे एक चक्कर में ये जो चुंबकीय सुई है दो स्थानों पर तो पृथ्वी की सतह के समांतर होती है, एक तो यहाँ है, एक ठीक इसके नीचे होगी, और दो स्थानों पर, एक यहाँ और एक यहाँ, इधर दो स्थानों पर ये पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाती है। तो जिन दो स्थानों पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत होती है, इधर और इधर, इन स्थानों को कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। और मैं यही साथ साथ बता दूं कि जो पृथ्वी के चुंबक का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। जैसे यहाँ में दिखा गया है ये इस प्रकार से ही है। तो
यहाँ अब आप थोड़ा देख लीजिए, ये जो मैंने यहाँ लिखा है चुंबकीय ध्रुव। पृथ्वी तल के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यानी सीधे खड़ी हो जाती है सतह से, उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव S उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी ध्रुव N पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जो ये चुंबकीय ध्रुव हैं वो भौगोलिक ध्रुवों से कुछ हटकर हैं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है चुंबकीय अक्ष। तो जो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हैं उनको मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पृथ्वी का चुंबक है ये इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है। तो इन्हें मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाती है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इसका जो ये ध्रुव हैं ये भौगोलिक जो ध्रुव होते हैं वो उनसे कुछ हटकर होते हैं, इसलिए जो भौगोलिक अक्ष है वो चुंबकीय अक्ष से कुछ हटकर है। और ये लगभग ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये लगभग 11.5 डिग्री का कोण ये बनाती है। ये बदलता रहता है ये कोण, क्योंकि ये स्थिर नहीं है। ये देखा गया है प्रयोग में कि ये जो कोण है लगातार बदल रहा है। अगर आप चुंबकीय सुई से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं खींचते हैं तो इस प्रकार आती है, ऐसे आ जाती हैं ये इस प्रकार से। ये और भी बहुत सी खींच सकते हैं रेखाएं आप इस प्रकार से, लेकिन यहाँ दिखाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद है चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष ये क्या होती है? जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह की समांतर होती है, ये यहाँ समांतर है, ये पूरा आप एक चक्कर लगाओगे तो ये चुंबकीय सुई जो है पूरे चक्कर में ये इसके समांतर ही रहेगी इस प्रकार से। तो जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज रहती है उन स्थानों से गुजरने वाला और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त के रूप में काटता है। इस वृत्त को हम बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटर। इधर ये है चुंबकीय अक्ष और यहाँ अगर आप देखोगे इस प्रकार से ये जब आप यहाँ चुंबकीय सुई रखोगे तो क्षैतिज दिशा में रहेगी, जिसे मैंने दिखाया है। चुंबकीय सुई यहाँ क्षैतिज दिशा में रहेगी, यहाँ भी क्षैतिज दिशा में रहेगी। पूरा एक चक्कर पृथ्वी का काटेंगे तो क्षैतिज दिशा में ही रहेगी। तो उन बिंदुओं से गुजरता हुआ ये जहाँ जहाँ एक क्षैतिज है और इसके जो चुंबकीय अक्ष है इसके लंबवत जो तल है, यानी इस प्रकार से जो तल आएगा ये, इससे हम अगर काट दें पृथ्वी को आर पार तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये की सतह है उसे एक वृत्त के रूप में काटता है, इसके रूप में। देखो आप देख रहे हो ये है, ये इस प्रकार से। इधर से अगर आप देखोगे तो ये स्थिति है, ये वृत्त है, लाल रंग का जो दिखाई पड़ रहा है ये वृत्त है। तो ये कहलाता है चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये आपने पृथ्वी के टुकड़े कर दिए किस जगह से, जहाँ ये जो चुंबकीय सुई है वो पृथ्वी की सतह के समांतर रहती है और वो जो तल है वो चुंबकीय अक्ष के लंबवत है। तो ये कहलाता है
मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये कहलाता है मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष। अगर हम किसी छोटे क्षेत्र में, चूँकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ ये खींचते हैं चुंबकीय रेखाएं, बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, तो क्या होता है, वहाँ जो बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से आ जाती हैं। अगर आप ये ऐसा खींचोगे तो किसी छोटे क्षेत्र में ये रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, समदूरस्थ होंगी और समांतर होंगी। तो इसे हम बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये आप इसे नोट कर सकते हैं। यह बहुत मुख्य चीज़ है। ये जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज रहती है, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त के रूप में काटता है। इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो ये जो वृत्त है वो चुंबकीय निरक्ष होगा। ये वृत्त है, ये वाला वृत्त होगा जो मैंने इसमें लाल कलर से दिखा हुआ था। तो ये चुंबकीय निरक्ष है, चुंबकीय निरक्ष। अब भौगोलिक अक्ष क्या है, मैंने आपको बता दिया। जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं उन्हें मिलाने वाली जो रेखा है वो भौगोलिक अक्ष कहलाती है। इसे घूर्णन अक्ष भी हम कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर ये क्या है, जो भौगोलिक अक्ष है इससे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है उसे हम बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। इस प्रकार से ये भौगोलिक अक्ष है, तो इससे जो गुजरने वाला ये ऊर्ध्वाधर तल है, ऊपर नीचे ये जो इसके आर पार है, इसे हम बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। और इसी प्रकार जो ये चुंबकीय अक्ष है ये वाली, इससे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है, इस प्रकार से इसे बोलते हैं हम चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये तो हुआ भौगोलिक याम्योत्तर और ये हुआ चुंबकीय याम्योत्तर। इसे भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। अब बहुत ही आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकीय अवयव भी जिन्हें हम बोलते हैं। और वो 3 हैं। दिक्पात का कोण, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है नमन कोण या नति कोण, जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब सबसे पहला है दिक्पात का कोण। क्या है दिक्पात का कोण? जो अभी मैंने आपको बताया है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, इनके बीच का जो कोण है वो कहलाता है दिक्पात का कोण। ये जो भौगोलिक याम्योत्तर था और इधर ये चुंबकीय याम्योत्तर था, इन दोनों के बीच का जो कोण है ये कहलाता है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। ये न्यून कोण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो दोनों तल हैं, एक ये है एक ये है, इनके बीच जो न्यून कोण है ये, इसे दिक्पात का कोण बोलते हैं। क्योंकि एक कोण इधर भी है ये, लेकिन ये अधिक कोण है दोनों के बीच, तो जो न्यून कोण है उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। अब इसके बाद है सेकंड नंबर है इसके बाद नमन कोण या नति कोण। नमन कोण थीटा वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, या चुंबकीय याम्योत्तर में स्थिर चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से जितना कोण झुक जाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी क्या है। ये स्थिति है,
ये चुंबकीय सुई है अगर, तो निरक्ष पर तो ये क्षैतिज रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलेंगे तो ये क्षैतिज से थोड़ा झुक जाती है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा क्षैतिज से झुक जाती है, नीचे की ओर होती चली जाती है, मैंने आपको बताया था। और अंत में ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती है। इस प्रकार से ये फिर ऊर्ध्वाधर झुकती हुई, जैसे जैसा पूरा चक्कर काटेंगे तो थोड़ी थोड़ी झुकती चली जाएगी और अंत में ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है। तो किसी भी स्थान पर जो क्षैतिज, तो ये हुआ, इससे जो ये सुई झुकती है, जितना भी झुकती है, तो वो कहलाता है झुकाव कोण, नति कोण या नमन कोण थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो चुंबकीय सुई है अगर वो ऊर्ध्वाधर दिशा में घूम सकती है तो वो क्षैतिज से जितना झुकाव उसका होता है वो नति कोण या नमन कोण कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि जिधर ये चुंबकीय सुई होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के बीच जो कोण है वो कहलाता है नति कोण या नमन कोण। अब ये चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री होता है और निरक्ष पर 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि निरक्ष पर तो ये पृथ्वी की सतह की समांतर रहती है, और समांतर रहती है तो क्षैतिज से इसका कोण 0 डिग्री होगा, और जो ध्रुव हैं उन पर ये जा कर के ऊर्ध्वाधर हो जाती है, लंबवत हो जाती है, तो जो नति कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। अब है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चुंबकीय सुई की अक्ष जो है यहाँ आप देख रहे हैं, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये जो BE है इसके 2 घटक होंगे। कौन कौन से, जरा आप समझ लें। ये तो है चुंबकीय याम्योत्तर, इसमें ये एक चुंबकीय सुई है जिसका ये N है और ये S है, इस प्रकार से। तो यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है चुंबकीय सुई, और इसका क्षैतिज से जो कोण है ये कहलाता है थीटा। ये है चुंबकीय याम्योत्तर। आपको मैंने 2 वे बताए थे, याम्योत्तर, भौगोलिक और चुंबकीय। तो ये चुंबकीय याम्योत्तर है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण जो है ये अल्फा कहलाता है, दिक्पात का कोण। इस प्रकार से अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूँ तो इस प्रकार से ये O है, ये मान लिया चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का BE है, सपोज Q है, ये R है, ये भौगोलिक उत्तर है और ये चुंबकीय उत्तर है। ये जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, ये वाला है BE। इसके 2 घटक होंगे, एक तो ये घटक है, ये वाला समकोणिक घटक, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, और एक ये है, ये वाला, जिसे हम H से, ये क्षैतिज घटक है, H से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये कोण थीटा है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कितना होगा, ये घटक, चूँकि इधर कोण थीटा है तो क्षैतिज घटक हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का H बराबर BE कोस थीटा। V हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक, BE साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। जब दोनों समीकरणों के वर्गों का योग करेंगे, इनका वर्ग करके जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा h² + v² बराबर BE², क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है।
या बी ई बराबर हो जाएगा √h² प्लस v²। इससे हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी ई निकाल सकते हैं। मुख्य ये है। अब अगर भाग दे दें हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर v/h, या थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स v/h। ये कोण के लिए है। तो ये स्थिति है। यदि किसी स्थान पर अल्फा और थीटा ज्ञात हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा पूर्णतया निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि हमें ये भी पता होगा और ये भी पता होगा, तो दिशा का पूर्णतया ज्ञान हो जाएगा कहाँ है। और अगर एच और थीटा ज्ञात है, थीटा और एच ज्ञात है, तो बी ई निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अल्फा, थीटा और एच हैं, ये किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं। इसी कारण से हम इन्हें भूचुंबकीय अवयव कहते हैं। इसके बाद है उदासीन बिंदु। जब किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं, प्रैक्टिकल में भी हम ऐसा करते हैं, जो छड़ चुंबक है उससे बल रेखाएं खींचते हैं, तो इससे कुछ दूरी पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H, जिसे हम बोलते हैं, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र B के ठीक बराबर होता है और दिशा में विपरीत होता है, अर्थात विपरीत दिशा में होता है। इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इन्हें उदासीन बिंदु N कहते हैं, नल पॉइंट्स। अब जो उदासीन बिंदु हैं, अगर आप उन पर चुंबकीय सुई रखोगे तो वो जिस दिशा में आप उसे रखेंगे उसी दिशा में वो ठहर जाएगी, रुक जाएगी, वो घूमेगी नहीं, अर्थात उस पर बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। और चूंकि बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अगर बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है चुंबक पर, तो चुंबक के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र मौजूद नहीं है। तो ऐसे बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उससे निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाती हैं और वो बराबर मात्रा में होते हैं दोनों, इसलिए वो कैंसिल हो जाते हैं, उनका परिणामी 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता है B बराबर H। ये है B बराबर H, यानी जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H के बराबर होता है। जब किसी छोटे दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की ओर रखते हैं, यानी N/S, तो चुंबक की अक्षीय रेखा पर एक निश्चित दूरी r पर चुंबक की दोनों ओर 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में H बराबर होता है μ0.4π 2m/r³, क्योंकि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी इतना ही होता है और ये दोनों बराबर होते हैं। अक्षीय स्थिति में ये स्थिति है। और अगर हम N/N करते हैं, यानी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखते हैं, तो फिर निरक्षीय स्थिति में 2 बिंदु प्राप्त होते हैं जिन्हें उदासीन बिंदु हम कहते हैं। तो वहाँ इस स्थिति में जो H का मान होगा μ0.4π m/r³। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वीडियो है उसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।